अब की बार यू टर्न सरकार। मोदी सरकार के थर्ड टर्म का ये ऑफिशियल स्लोगन होना चाहिए। मोदी 3.0 काफी हद तक यूपीए 2.0 जैसा दिखने लगा है। रेल मंत्री को लोग सोशल मीडिया पर रेल मंत्री बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री का लीक मंत्री नाम हो चुका है, ट्रांसपोर्ट मंत्री को लोग टोल मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को लोग टैक्स मंत्री बोलने लगे हैं। इलेक्शन के जस्ट पहले मोदी जी अपनी स्पीच से लेकर इंटरव्यू में जाके बोल रहे थे कि हम अपने थर्ड टर्म में अपने सबसे बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल। पीएम मोदी का ये तक कहना था कि थर्ड टर्म के सारे बड़े डिसीजंस को लेकर वो पहले से ही तैयारी कर चुके हैं। इन संकल्पों की सिद्धि के लिए मैं बहुत पहले काम शुरू कर चुका हूं। बीजेपी की क्लियर जीत को लेकर पब्लिक भी बहुत पॉजिटिव थी और एग्जिट पोल में तो एनडीए में अकेले बीजेपी की 350 सीट आने की बातें चल रही थी। लेकिन जैसे ही 4 जून को जनरल इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए, बीजेपी को कुल 240 सीटें मिली, यानी मेजॉरिटी से भी 32 सीटें कम। रिजल्ट्स आने के बाद अगले 5 सालों की जो पूरी पिक्चर थी वो एकदम चेंज हो चुकी है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया है कि ये रिजल्ट बीजेपी के साथ पूरे देश के लिए नुकसान देने वाले साबित हो सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट में क्लियर मेजॉरिटी ना मिलने से बीजेपी अब एक बैकफुट पे आ चुकी है। इस बात को ऑपोजिशन पार्टी भी बड़े अच्छे से समझ चुकी थी, इसीलिए वो अपनी हार को भी जीत की तरह सेलिब्रेट कर रही थी। और जब मोदी 3.0 के लगभग 5 महीने पूरे हो चुके हैं, तो रिजल्ट को लेकर एक्सपर्ट का जो एनालिसिस था वो काफी हद तक सही साबित होता हुआ दिख रहा है। इलेक्शन से ठीक पहले जिन बड़े बड़े डिसीजंस की बातें चल रही थी, उनकी जगह पर हमें एक के बाद एक बड़े बड़े यू टर्न देखने को मिले हैं और इस पर ऑपोजिशन ने भी मोदी 3.0 को खुल के क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। सरकार के 100 दिन जो हैं वो आर्थिक विषमताओं से, बेरोजगारों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, महिला सुरक्षा को लेकर, अडानी महाघोटाले को लेकर लिप्त है। सरकार के 100 दिन में यू टर्न हुआ है, लैटरल एंट्री पर, ब्रॉडकास्ट बिल पर, वक्फ बोर्ड पर, इंडेक्सेशन पर, एनपीएस से यूपीएस बन गया। बीजेपी अपने बड़े बड़े वादों से तो पीछे हटी है, इसके अलावा इन्होंने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स को भी काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया है। 2014 में बीजेपी अच्छे दिन, सबका साथ सबके विकास और डबल इंजन की बातें करती थी और 2024 से ठीक पहले अपने हार्डकोर हिंदुत्व और जोड़ तोड़ की राजनीति पर ये वापस शिफ्ट हो चुके हैं। अभी रिसेंटली हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हर जगह इन्होंने फ्रीबीज की बातें भी करनी शुरू कर दी और ये सारी चीजें मोदी 3.0 और बीजेपी की कमजोर होती हुई पकड़ को साफ साफ दिखाता है। इस कमजोर होती पकड़ का असर पिछले कुछ महीनों में भारत की कमजोर होती ग्लोबल प्रेजेंस और जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में भी दिखने लगा है। चाहे वो बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट की बात हो, कनाडा के साथ हुए रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट की बात हो, या फिर अमेरिका के भारत पर प्रेशर क्रिएट करने जैसे कई सारे इंसिडेंट का सामने आना हो। ये सारे इंसिडेंट मोदी 3.0 की नाकामी को लेकर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं और इसमें सबसे बड़ा सवाल है, क्या मोदी 3.0 एक यू टर्न सरकार है? आइए देखते हैं। गवर्नमेंट किसी भी पॉलिसी में यू टर्न ले ले, लेकिन एआई की फील्ड में ऐसा करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जब चाइना और यूएसए वाले जेन एआई के पेटेंट रजिस्टर करवा रहे हैं, तो हम भी इस रेस में पीछे नहीं रह सकते। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जॉब मार्केट में रेलेवेंट रहने के लिए अगले 4 सालों में जेन एआई सीखनी ही पड़ेगी। इसके लिए ओडिन स्कूल और ENICT अकेडमी IIT गुवाहाटी ने कोलैबोरेट करके जेन एआई का ये वाला कोर्स निकाला है, जो आपको जेन एआई मॉडल्स को बिल्ड और डिप्लॉय करना सिखाता है। इसमें ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनके पास इस फील्ड की डीप नॉलेज है। आपको 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट करने को मिलेंगे, जिससे आपका पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग होगा। लाइव क्लासेस में आप अपने इंस्ट्रक्टर से रियल टाइम में फीडबैक ले सकते हो और एक कोर्स का क्या ही फायदा अगर उसके बाद जॉब लेने में आपकी हेल्प ना हो। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस कोर्स में आपको ENICT अकेडमी IIT गुवाहाटी का एडवांस सर्टिफिकेट मिलता है और इतने प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन का एलुमनाई स्टेटस मिलता है, जिससे आपका CV और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 2 दिन के लिए IIT गुवाहाटी की कैंपस विजिट भी होगी। इसके अलावा कोर्स के दौरान ओडिन स्कूल की तरफ से आपको डेडिकेटेड जॉब असिस्टेंस मिलती है, जिसमें रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जॉब रेफरल और एक डेडिकेटेड जॉब एप्लीकेशन पोर्टल शामिल है। ओडिन स्कूल के पास 500 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स है, जिससे आपकी जॉब एक लीडिंग कंपनी में लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतने अच्छे कोर्स में एनरोल करने के लिए अभी एक लिमिटेड टाइम 10,000 रुपीज की स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन मिल रहा है। इनका अगला बैच 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि एक बार इनके लिंक को जाकर डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर करना। मोदी 3.0 के फेलियर को ठीक से समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। आपको साल 2019 में हुए इलेक्शन का रिजल्ट तो याद होगा, जिसमें अकेले बीजेपी ने 303 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। इतनी बड़ी जीत के बाद मोदी जी दूसरी बार देश के पीएम बने तो उन्होंने 100 दिनों के अंदर अंदर इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लिए कि मीडिया ने भी मोदी 2.0 को एक नए युग की शुरुआत कहना शुरू कर दिया था। 30 जुलाई को ट्रिपल तलाक, 2 अगस्त को एंटी टेरर लॉ और 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में 370 का अबॉलिशन, ये तीनों बड़े बिल सिर्फ 7 दिन की टाइमलाइन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुके थे। In the state of Jammu and Kashmir, as the Modi government implemented its biggest move, Home Minister Amit Shah arrived this morning to Parliament and told Parliament
that he was revoking Article 370, which gave the state special status. और ये कोई छोटे मोटे डिसीजन नहीं थे कि एक दिन लोकसभा बुलाई और पास कर दिया। आर्टिकल 370 का इशू तो इतना सेंसिटिव था कि इसको लेकर ऑपोजिशन लीडर्स बार बार बोल रहे थे कि इसको हाथ लगाना आग से खेलने जैसा होगा। फारूक अब्दुल्ला ने तो ये तक क्लेम कर दिया था कि मोदी जी चाहे 10 बार देश के पीएम बन जाएं, जम्मू कश्मीर से 370 को ये कभी नहीं हटा पाएंगे। लेकिन 2019 की जीत के बाद पीएम मोदी को ना तो ऑपोजिशन का कोई डर था और ना ही इंटरनेशनल प्रेशर्स का। पूरी प्लानिंग के साथ 370 को हटाया गया। जेएनके में कुछ दिनों तक सिचुएशन काफी सेंसिटिव थी तो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़े, लेकिन पूरे देश में कहीं से भी एकदम चूं चा की आवाज तक नहीं आई। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी कि इंटरनेशनल स्टेज पर इस इशू को ले जाया जाए, लेकिन इस डिसीजन पर अमेरिका समेत सारे बड़े बड़े देश जो थे वो भारत को सपोर्ट कर रहे थे। अब जरा एक बार मोदी 2.0 और मोदी 3.0 के 100 दिनों का कंपैरिजन देखो। इसका 1% भी ये लोग अचीव नहीं कर पाए। अगर हम सिर्फ बड़े बिल्स की बात करें तो फार्म बिल, वक्फ बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ब्रॉडकास्ट बिल और यूपीएससी लैटरल एंट्री जैसे बहुत सारे बिल्स हैं जिसमें या तो यू टर्न ले लिया गया है या फिर अभी तक ये सारे वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं। अपने बिल्स मेनली दो टाइप के होते हैं। एक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है, ये बिल एमपीज के सिंपल मेजोरिटी के वोट से पास हो जाते हैं। लेकिन दूसरे वाले बिल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ता है और इसमें एमपीज के 2/3 यानी लोकसभा में अकेले 362 वोट की जरूरत होती है। अभी बीजेपी लेड एनडीए अलायंस के पास सिर्फ 292 लोकसभा एमपीज हैं, तो ऐसे में इन्हें इन सारे बिल्स को लोअर हाउस में पास करना तो इम्पॉसिबल है और राज्यसभा में ऑलरेडी बीजेपी के पास कोई मेजोरिटी है नहीं। लेकिन अगर आप फार्म लॉ को देखो तो ये बिल तो ऑलरेडी पास हो चुका था, लोकसभा राज्यसभा सब जगह से जाके एक्ट बन चुका था। लेकिन फिर पंजाब में प्रोटेस्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू करने पर रोक लगा दी और उसके बाद पूरे साल तक प्रोटेस्ट जब खत्म नहीं हुए तो पंजाब असेंबली इलेक्शन 2022 के ठीक पहले नवंबर 2021 में पीएम मोदी ने खुद तीनों फार्म लॉज को वापस लेने की अनाउंसमेंट कर दी। तब इसे पीएम मोदी का सबसे बड़ा सेटबैक कहा गया था। इन फार्म लॉज के यू टर्न पर ऑपोजिशन का इतना रोल था कि इन्होंने फार्म लॉज को लेकर जितनी हो सकती थी उतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने सीए, एनआरसी, यूसीसी हर एक इशू पर किया हुआ है। और अभी रिसेंटली जब वक्फ बोर्ड को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बुलाया गया तो पूरा ऑपोजिशन ये कहकर वॉकआउट कर गया कि उसके ऊपर पर्सनल अटैक किए गए। लेकिन असल में अपनी वोट बैंक और अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को बनाए रखने के लिए ऑपोजिशन को ये करना पड़ा और ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार इन्होंने किया। अगर ब्रॉडकास्ट बिल की बात करें तो ये काफी हद तक डिबेटेबल सब्जेक्ट था। ऑपोजिशन ने इस बिल को लेकर ये कहा था कि ये सीधा फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने की बात है। मौजूदा सरकार प्रिंट और टीवी मीडिया के बाद डिजिटल मीडिया को भी अपने काबू में करना चाहती है, तो इस पर भी सरकार यूटर्न मार गई। इसके बाद आया यूपीएससी लैटरल एंट्री वाला बिल। इसको लेकर गवर्नमेंट का कहना था कि जैसे अभी क्या होता है कि सिविल सर्वेंट 20-30 साल तक अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, उसके बाद किसी ऐसी मिनिस्ट्री का इनको सेक्रेटरी बना दिया जाता है जिसका इन्हें कोई नॉलेज नहीं होती है, जिससे उनके लिए वहां पर काम करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। अब इसके सोल्यूशन के तौर पर गवर्नमेंट का ये प्लान था कि हम ऐसे कैंडिडेट को मिनिस्ट्री में काम करने का मौका देंगे जो 25-30 साल से उसी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए काम करता आया है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल साइंस या हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा है तो हेल्थ मिनिस्ट्री में उसको काम दिया जा सकता है। सेम ऐसा ही साइंस, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी हर फील्ड में जो 25-30 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं उनके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन इस साल यूपीएससी ने जैसे ही ऐसी 45 पोस्ट की लेटरल एंट्री का नोटिफिकेशन आउट करा, ऑपोजिशन ने इसका विरोध ये कह के कहना शुरू कर दिया कि अरे इसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के कोटे का हक छीना जा रहा है। ऑपोजिशन के विरोध के बाद खुद एनडीए अलायंस की दो पार्टीज, नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी, ये लोग भी लेटरल एंट्री को अपोज करने लगे और उसके बाद गवर्नमेंट ने इस पर भी यूटर्न मार दिया। पार्लियामेंट के विंटर सेशन में बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ बिल और यूसीसी जैसे बिल्स के ऊपर फोकस कर सकती है, लेकिन नंबर्स के मैथ और इन दोनों बिल्स के लिए ऑपोजिशन का जो रवैया है वो यही सिग्नल दे रहा है कि शायद मोदी 3.0 में हमें आगे कोई भी बड़े जो बिल हैं उस पर यूटर्न के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो मोदी 3.0 में आपको इनके हर बड़े प्रॉमिस और रिफॉर्म के ऊपर यूटर्न देखने को तो मिल ही रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी हर वो काम करने लगी है जिसका ये शुरू से विरोध करते हुए आए। गवर्नमेंट स्टाफ को अपनी तरफ करना था तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको एक नया जामा पहना के ये लोग वापस ले आए। इसके अलावा आप जातिगत जनगणना को देखो, मंडल कमीशन ने जब 1980s में इसको रिकमेंड किया था तो बीजेपी इसके अपोज में थी। बीजेपी शुरू से कहती आई है कि जातिगत जनगणना का मतलब है कि हिंदू वोट को डिवाइड करने की बात हो रही है। इसीलिए 2021 में भी बीजेपी ने कास्ट सेंसस को करने से साफ मना कर दिया था। लेकिन 2024 के शॉकिंग रिजल्ट के बाद बीजेपी ने हरियाणा इलेक्शन से ठीक पहले ओबीसी क्रीमी लेयर की इनकम लिमिट को 6 लाख से बढ़ा के 8 लाख की अनाउंसमेंट कर दी। एनडीए की जेडीयू और एलजेपी जो समर्थन वाली पार्टीज हैं, ये भी कास्ट बेस्ड सेंसस की खूब डिमांड करती है। और ऐसा हो सकता है कि मोदी 3.0 के अंदर बीजेपी सरकार अपने जनगणना पर भी अपना समर्थन देना शुरू कर दे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं मोदी 3.0 एक वीक गवर्नमेंट है और इसका असर बहुत अलग अलग लेवल पे पड़ता है। आपको अच्छे से याद होगा कि कोविड-19 के टाइम पर जब भारत दुनिया भर में वैक्सीन और एसेंशियल ड्रग की सप्लाई कर रहा था तो एक ट्रेंड शुरू किया
किया गया था कि भारत फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है। हर कोई भारत की तरफ देख रहा है। भारत अब बहुत पावरफुल हो चुका है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी भारत की सारी लोग बात सुनते हैं। लोगों का कहना था कि ये सब सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है। इनके अलावा अब कोई दूसरा देश को नहीं चला सकता है। लोग चिल्ला चिल्ला के माइक पर बोलते थे कि अब देश में चुनाव की क्या जरूरत है, मोदी जी को लाइफ टाइम पीएम रहने देते हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। 7 पुरस्कार पूरे वर्ल्ड से मिले इस प्राइम मिनिस्टर को। 25 कंट्री के अंदर हमें वीजा की जरूरत नहीं पड़ रही। अब हिंदुस्तानियों की इतनी इज्जत हो गई है, 39 कंट्री में हाथ के हाथ हमको वीजा मिलता है। यहाँ तक कुछ लोगों ने मोदी जी को भगवान का अवतार भी कहना शुरू कर दिया था। राम का अवतार है इनका। मतलब मोदी जी की एक ऐसी छवि बन चुकी थी कि उनके सामने कोई दूसरा लीडर टिक ही नहीं सकता है। 2024 चुनाव के 8-10 महीने पहले कुछ ऐसे इवेंट हुए जिसको लेकर मीडिया ने भी बार बार रखा कि देखो भारत बन गया विश्व गुरु। इसके सारे एग्जाम्पल हैं। Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you His Excellency Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India. जैसे 23 जून 2023 को पीएम मोदी ने यूएस कांग्रेस यानी अमेरिका की संसद में जाकर एक स्पीच दे दी थी। ये काफी बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये करने वाले वो भारत के पहले पीएम थे। इससे पहले 5 भारतीय पीएम ऐसा कर चुके हैं। लेकिन भारत के अंदर इस पूरे इवेंट को मोदी जी के कद को बहुत बड़ा दिखाए जाने के लिए मीडिया ने खूब यूज किया। सेकंड इवेंट था भारत में हुए G20 समिट। जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड में समिट की 200 मीटिंग्स हुई और उसका क्रेडिट भी मोदी जी की लीडरशिप को मिला। फिर रशिया यूक्रेन वॉर की बात आई, तब भी कहा गया कि मोदी जी ने दोनों देशों के बीच में वॉर रुकवा दी। अब वो वॉर रुकवाई थी, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा था। मोदी जी ने यूक्रेन में फंसे हुए भारत के स्टूडेंट्स को सेफली बाहर निकालने के लिए रशिया से मिसाइल अटैक को रोकने की बात कही थी। रशिया के साथ हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे हैं और अपने सिविलियन को बचाने के लिए कोई भी देश वही करता जो भारत ने किया था। ऐसे ही G20 समिट हर साल किसी न किसी देश में होती है। लेकिन जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इन सारे इवेंट्स को कुछ इस तरह से एडवर्टाइज किया जा रहा था कि मोदी जी ही बस ये कर सकते हैं और लोग बड़ी आसानी से इस बात को मान रहे थे। बीजेपी की पार्टी पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। 2014 के बाद हर बड़ी जीत का क्रेडिट सीधा मोदी जी को चला जाता था। मीडिया में भी इसे मोदी मैजिक का नाम दिया गया था। मोदी जी की इस वेव में ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत जा रहे थे जिस पर कोई भरोसा नहीं करता था, क्योंकि लोग सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर बीजेपी को वोट दे रहे थे। जब मोदी जी की पॉपुलैरिटी पीक पर पहुंची तो लोगों ने मान लिया था कि मोदी जी के बिना तो बीजेपी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। लेकिन 2024 के बाद भारत की विश्व गुरु की छवि और मोदी जी की ग्लोबल लीडर की इमेज जिस तरह से गिरी है वो आज सबके सामने है और इसके इम्पैक्ट हम रिसेंटली हुए कुछ बड़े इंसिडेंट में देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पॉलिटिक्स की। 2024 जनरल इलेक्शन के बाद ये सवाल उठना शुरू हो गया कि मोदी जी अगले 5 साल तक पीएम रहेंगे, या कुछ साल तक ये बोल रहे थे कि मोदी जी को लाइफ टाइम पीएम रहना चाहिए। वो भी कह रहे थे कि अब बदलाव की जरूरत लग रही है। मोदी जी के अलावा भी कोई पीएम बनाया जा सकता है। कई बार नितिन गडकरी जी का भी नाम सामने आ चुका है कि अगला पीएम इन्हें बनाया जाना चाहिए। मोदी जी की कम होती पॉपुलैरिटी का रिसेंट एग्जांपल आपको हरियाणा असेंबली इलेक्शन में भी दिखेगा। जब बीजेपी ने अनएक्सपेक्टेडली ये पूरा इलेक्शन जीत लिया तो उसका क्रेडिट मोदी जी को नहीं बल्कि आरएसएस की कैंपेन को दिया गया। सिमिलरली महाराष्ट्र में भी आप देखोगे जीत का सारा क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस और उनकी टीम को दिया जा रहा है। 2024 के रिजल्ट के बाद बहुत से ऐसे नंबर सामने आए जिसने दिखाया कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। मोदी जी ने इस इलेक्शन में जहां पर भी रैली करी थी उसमें ऑलमोस्ट आधी सीट पर बीजेपी और एनडीए के कैंडिडेट हार चुके थे। खुद पीएम मोदी अपनी सीट वाराणसी की वोट काउंटिंग में कई बार पीछे हुए और लास्ट रिजल्ट में सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते। 10 साल से पीएम होने और तीसरी बार वाराणसी से लड़ने के हिसाब से मार्जिन काफी कम था। जबकि राहुल गांधी रायबरेली में लगभग 3,90,000 वोट से और वायनाड में लगभग 3,64,000 वोट के मार्जिन से जीते। 2024 इलेक्शन के बाद बीजेपी में चल रही मोदी और शाह की जो मनमर्जी थी इस पर भी काफी ज्यादा लगाम लगी है। 2024 रिजल्ट के पहले बीजेपी को मोदी शाह की पार्टी के नाम से लोग जानने लगे थे। ये कह रहे थे कि इन दोनों की जो जुगलबंदी है वो आरएसएस के इन्फ्लुएंस को लगातार कम करने का काम कर रही है। इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का सीएम नहीं बनने दिया क्योंकि वो आरएसएस के काफी करीबी हैं। और मोदी जी और शिवराज जी की जो आपस का कंपटीशन है ये काफी ज्यादा पुराना है। लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि शिवराज सिंह चौहान को पीएमओ में 2024 बजट के प्रोजेक्ट को ओवरसी करने की ड्यूटी दी गई है और इस बात की भी हाई पॉसिबिलिटी है कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के अगले प्रेसिडेंट बन सकते हैं और आरएसएस उनको बैक कर रही है। अगर ये होता है तो ये पार्टी में मोदी शाह की जो जुगलबंदी का इन्फ्लुएंस है उसको कम करने का काम करेगा। 2024 के रिजल्ट के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को माना है कि पीएम मोदी अपना मैजिक काफी हद तक खो चुके हैं। फिर बाद में मीडिया की इन रिपोर्ट्स और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस वाली कोएलिशन वो सबके सामने। इसको मैं रिसेंटली कुछ बड़े इंसिडेंट से आपको एक्सप्लेन कर। जब तक शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम रही है उन्होंने भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाए थे। एक पड़ोसी देश और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश भारत के साथ एक अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखे। अब जब बांग्लादेश में पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदला, रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी वाली पार्टी रूल में आई और बांग्लादेश के नए पीएम यूनुस अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गए तो इतना सब होने के बावजूद भी भारत इस पूरे मुद्दे पर अपना पॉइंट स्ट्रांगली नहीं रख पाया। कुछ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट तो जरूर दी
लेकिन वो काफी नहीं थी। आज भी वहां पर हिंदू माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन फ्यूचर के लिए भी बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं। पड़ोस में अमेरिका अपनी प्रॉक्सी बना के चलाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है और ये चीज भारत के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक लॉस होने वाला है। और ये रिजीम चेंज का जो पूरा खेल है, इसमें अमेरिका का कितना बड़ा हाथ है वो मैं ऑलरेडी अपनी बांग्लादेश वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये तो किस्मत की बात है कि अमेरिका में इलेक्शन हुए तो करंट रूलिंग पार्टी हार गई है और एक ब्लीक पॉसिबिलिटी है कि ट्रम्प की सरकार करंट बांग्लादेशी रिजीम को शायद सपोर्ट ना करे। लेकिन ये भी सिर्फ लक की बात होगी और ये सब कुछ ट्रम्प की सरकार के पावर में आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा, जो कि जनवरी से अपना काम शुरू करेंगे। 2024 के रिजल्ट के बाद ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व था और इन इंसिडेंट से किसी ना किसी तरीके से भारत की ग्लोबल इमेज को खराब करने का या भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश करने की बात सामने आती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था पीएम मोदी का यूक्रेन विजिट। जुलाई में जब पीएम मोदी रशिया विजिट पर गए थे तो उससे एक दिन पहले रशिया ने यूक्रेन के चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर मिसाइल दाग दी थी और ऐसे में पीएम मोदी के रशिया विजिट को यूक्रेन समेत अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया ने खूब क्रिटिसाइज किया था और रशिया यूक्रेन वॉर में भारत की न्यूट्रल अप्रोच पर काफी बड़े बड़े सवाल उठा दिए थे। एक तरह से पूरा प्लान बनाया गया था कि भारत की जो न्यूट्रल अप्रोच है उसे लेकर पीएम मोदी की रशिया विजिट को एक्सपोज किया जाए और ये बात जब बहुत ज्यादा बढ़ी तो इस पूरे मुद्दे पर पर्दा डालने के लिए रशिया विजिट के कुछ ही दिनों बाद पीएम मोदी यूक्रेन भी पहुंच गए। मतलब एक तरह से ऐसा माहौल बनाया गया था कि पीएम मोदी को यूक्रेन जाना पड़े। और इन दो बड़े इंसिडेंट्स के बाद अगस्त के लास्ट वीक में अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट्स को नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला से मीटिंग करने के लिए जम्मू कश्मीर भेज दिया, जबकि इस मीटिंग की क्या जरूरत थी इसका कुछ पता नहीं चला। उमर अब्दुल्ला तब ना तो जम्मू कश्मीर के सीएम बने थे और ना ही इतने कोई बड़े लीडर थे। यह भी अमेरिका का एक अटेम्प्ट था कि भारत के इंटरनल सब्जेक्ट पर वो इंटरफेयर कर सके। ऐसा ही उन्होंने कुछ तब किया था जब बांग्लादेश में रिजीम चेंज होने वाली थी। पिछले कुछ महीनों में उठा के आप देख लो, अमेरिका कई बार भारत विरोधी एक्टिविटीज करते हुए या भारत के ओपिनियन को इग्नोर करते हुए नजर आया है, चाहे वो तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट के इंजन की डिलीवरी में देरी करना हो या भारत को टेलीग्राम पर बैन लगाने के लिए प्रेशराइज करना, या फिर भारत और कनाडा के बीच में जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट को लेकर डिस्प्यूट चल रहे हैं उसमें अमेरिका का खुलेआम कनाडा को सपोर्ट देना हो। ये सारे इंसिडेंट इंडिकेट करते हैं कि जो विश्व गुरु या ग्लोबल लीडर की इमेज पिछले कुछ सालों में बनाई जा रही थी उसमें कुछ ही महीनों में एक बहुत बड़ा डेंट लग चुका है और अमेरिका ने पूरी कोशिश की है कि वो भारत को अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर करे। और इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ मोदी जी नहीं बल्कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की भी इमेज पर काफी ज्यादा बड़ा डेंट लगा है। पिछले साल तक एस जयशंकर रशिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट पर भारत के स्टैंड को बहुत ही क्लियरली रख रहे थे। जब वेस्टर्न मीडिया उनसे रशिया से होने वाले ऑयल परचेसेस पर सवाल करती थी तो भारत के हितों को लेकर जो जवाब दे रहे थे उनकी चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही थी। लेकिन जब बांग्लादेश का क्राइसिस हुआ, कनाडा के साथ खालिस्तान डिस्प्यूट में भारत बैकफुट पर दिखा, अमेरिका में इंडियन सिविलियंस के मर्डर पर सवाल किए गए, पीएम मोदी के रशिया विजिट को क्रिटिसाइज किया गया, तो एस जयशंकर के कामों पर भी बड़ी बड़ी उंगलियां उठने लगी। और इन्हीं सब फेलियर के रिजल्ट के चलते भारत ने ब्रिक्स समिट में चाइना और रशिया की मदद से अमेरिका को एक मैसेज पास करने की कोशिश करी कि अगर वो ऐसे ही भारत के अगेंस्ट स्टैंड लेता रहेगा तो हमें दूसरा रास्ता ऑप्ट करना पड़ेगा। अब ये अटेम्प्ट कितने सक्सेसफुल होते हैं ये तो टाइम बताएगा। अब जब बात कैबिनेट मिनिस्टर्स की चल निकली है तो जरा बाकी मिनिस्टर्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इनमें एक तो खुद नितिन गडकरी जी हैं, इनको भारत का हाईवे मैन कहा जाता था। मोदी जी के बाद अगर लोग किसी को पीएम बनने लायक मान रहे थे तो वो यही थे। कई सारे ऑपोजिशन के लीडर भी कहने लगे थे कि नितिन गडकरी जी बीजेपी के एक अकेले ऐसे लीडर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों का सोशल मीडिया उठा के देखो, इन्हें रोड मंत्री कम और लोग टोल मंत्री ज्यादा कहने लगे हैं कि भैया ये रोड बनाने की बात कम करते हैं और टोल टैक्स वसूलने की बात ज्यादा करते हैं। मतलब हम इनकम टैक्स दें, रोड टैक्स दें, फिर रोड पे चलने के लिए टोल टैक्स दें और उस पर भी लिटरल नेशनल हाईवे के ऊपर भी आपको पॉट होल दिख जाते हैं। तो भैया टैक्स का हो क्या रहा है? दूसरे आते हैं हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। आपको याद होगा कि मोदी कैबिनेट में जब इन्हें लाया गया था तो बड़ी तारीफ हुई थी कि बाहर से पढ़ के आए हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं। लेकिन रिसेंटली जब कुछ ट्रेन के एक्सीडेंट हुए तो उन पर भी सवाल उठने शुरू हो गए कि ये कर क्या रहे हैं? कैसे रेल मंत्री हैं जो ट्रेन एक्सीडेंट को रोक नहीं पा रहे हैं? और अगर रोक नहीं पा रहे हैं तो कम से कम रीजन तो पता लगाने चाहिए। ट्रेन में ओवर क्राउडिंग और रेलवे वर्कर्स की अंडर स्टाफिंग को ये क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? इनको सिर्फ वंदे भारत की रील बनाने से फुर्सत कब मिलेगी? और इसीलिए इनका नाम कई सारे लोगों ने रील मंत्री रख दिया है। अगला नाम है निर्मला सीतारमण जी का। इनके ऊपर सोशल मीडिया में कितने मीम्स चलते रहते हैं इसके बारे में तो आप सब जानते होंगे। मेरा काम सिर्फ आपको याद दिलाना है कि लगातार हर एक कैबिनेट मिनिस्टर की आप इमेज देखोगे वो डाउन होती जा रही है। ये मोदी 3.0 काफी हद तक यूपीए 2.0 जैसा लगने लगा है। इंटरनेशनल और नेशनल इंपैक्ट के बाद बात आती है बीजेपी की पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर कि वहां पर क्या बड़े चेंजेस हुए हैं।
2014 के बाद से आप ध्यान से देखो, बीजेपी ने अपनी एक ऐसी इमेज बनाई थी कि अगर कोई पूरे देश में एक अकेली पार्टी है जो सारे बड़े बड़े काम कर सकती है, वो बस यही पार्टी है। डीमोनेटाइजेशन, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, 370 एबोलिशन, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर वर्डिक्ट, CAA, UCC, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, वन नेशन वन इलेक्शन, ये जितने भी बड़े बड़े इश्यूज हैं, ये इन पर सालों से बोल रहे थे और कई सारी चीजों को उन्होंने डिलीवर भी करके दिया है। पब्लिक भी बीजेपी की इस अप्रोच को बहुत पसंद करती आ रही थी और इसलिए बीजेपी ने पूरी कोशिश करी कि 2024 के चुनाव के दौरान वो इन सारे इश्यूज के अराउंड एक माहौल बनाए, जिसकी शुरुआत इन्होंने दिसंबर 2023 में CAA बिल को इवेंचुअली पास करके की थी। और 2019 की तरह ऑपोजिशन इस बार भी काफी डामाडोल सी स्थिति में था, लेकिन 2-3 पॉइंट ऐसे थे जिनको इग्नोर करना बीजेपी को काफी भारी पड़ गया। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई पर इन्होंने कुछ नहीं बोला, और ऑपोजिशन ने जब बोला कि ये संविधान को खत्म कर देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे, तो खुद बीजेपी के कई सारे लीडर कहने लगे कि हाँ, हमारा कुछ इसी तरह का ही प्लान है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑपोजिशन अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स का पूरा फायदा उठा गया। और ऐसा जब 2024 के रिजल्ट आए तो बीजेपी के लिए NRC, UCC, वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ जैसे जो जितने भी डिबेटेबल बिल्स हैं, इनको पास करना और ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ऑपोजिशन ऑलरेडी इन सारे बिल्स के अगेंस्ट था और वो अब और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और इसका इंपैक्ट ये हुआ कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को मजबूर होकर दूसरे ऑप्शंस पर शिफ्ट होना पड़ा। जैसे कुछ दिनों पहले तक आपने देखा होगा, ये लोग फ्रीबीज का बहुत विरोध कर रहे थे, रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, ऐसा मोदी जी अपनी स्पीच में कहते थे। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र इलेक्शन में क्या हुआ है, खुद इन्होंने फ्रीबीज अनाउंस कर दी है। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, विमेन के लिए गारंटी मंथली पैसे देने की स्कीम, ऐसी बहुत सारी स्कीम ये लेकर आए जिससे इनको चुनाव जीतने में भी फायदा हुआ। बीजेपी जनरली कास्ट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट है, वो रिलीजन वाली पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन हरियाणा में OBC के क्रीमी लेयर के इनकम लिमिट को 6 लाख से इन्होंने 8 लाख कर दिया, और महाराष्ट्र इलेक्शन से जस्ट पहले वहां पर इन्होंने टोल भी फ्री कर दिया था। और चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अपने लीडर से ज्यादा दूसरी पार्टी के लीडर्स पर डिपेंडेंट दिखाई देती है। हर कोशिश करते हैं ये लोग उनको अपनी पार्टी में लाने के लिए, चाहे उनके ऊपर कितने भी करप्शन के चार्जेस लगे हों। और ये सब 2024 के इलेक्शन से पहले ही शुरू हो गया था, जब ऑपोजिशन पार्टी के 1-2 नहीं बल्कि कई दर्जन नेताओं को बीजेपी ने अपने साइड ज्वाइन करवा लिया था। और जितने लोग दूसरी पार्टी से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे थे, उनका बस एक ही लालच था कि इलेक्शन में इनको टिकट मिलेगा। तो बीजेपी ने अपने लीडर्स को किनारे कर दिया और दूसरी पार्टी से जितने लोग आए थे उनको टिकट बांटना शुरू कर दिया। ये मामला इतना बढ़ गया कि जम्मू कश्मीर में जब लिस्ट निकली तो वहां के लोकल बीजेपी लीडर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और फिर जाके इस लिस्ट को चेंज करना पड़ा था। और ये सारे स्टेप भी दिखाते हैं कि बीजेपी अंदर से कितना अंडर कॉन्फिडेंट होती जा रही है। मैंने इलेक्शन वाले दिन भी बात कही थी कि जब देश के अंदर मजबूत बहुमत वाली सरकार नहीं होती है तो बड़े डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं। और ये बड़ी सिंपल सी बात है, चाहे आप किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो या किसी बड़े डिसीजन को देखो, वहां की सरकार बहुत स्ट्रांग होती है, तभी वो सारी चीजें पॉसिबल होती है। इसका मतलब ये है कि जब मेजॉरिटी पार्टी की सरकार बनती है तो जो भी वो प्लानिंग करती है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करती है और 5 साल का विजन लेके चलती है। लेकिन जब कोएलिशन सरकार की बात आती है तो सरकार को हर डिसीजन पर 2 बार सोचना पड़ता है। भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ है कि कोएलिशन गवर्नमेंट में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते सरकारें गिरी, फिर भले ही किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट जीती हो, उसके बाद भी वो अपनी आइडियोलॉजी पर सरकार नहीं चला सकते। 1980 से लेकर 1989 तक रहे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टेन्योर को अगर आप छोड़ दें तो 1977 से लेकर 2014 तक भारत में जितनी भी सरकारें रहीं वो सारी कोएलिशन की सरकारें थी। 1977 से 1999 तक का जो फेज था वो सबसे बेकार कोएलिशन गवर्नमेंट का फेज था, जिसने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसको मैं कुछ आपको डेटा के साथ एक्सप्लेन करता हूं। लेट 1970s और अर्ली 1980s के डिकेड में चाइना की इकोनॉमी भारत के बराबर थी। दोनों देशों की GDP लगभग सेम टू सेम आ रही थी, लेकिन 1999 तक भारत और चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में जमीन आसमान का अंतर हो गया था। 99 में चाइना की GDP थी $2.5 ट्रिलियन और भारत की GDP थी सिर्फ $0.7 ट्रिलियन, जो कि चाइना की GDP का 1/3 से भी कम है। यानी 1980 से 1999 तक चाइना हमसे 3 गुना तेजी से विकास कर रहा था। और उसका सिंपल रीजन था कि चाइना में 1 पार्टी रूल था, वो बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के बड़े बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म को कर रहे थे। जबकि भारत में कभी 13 दिन की सरकार चलती थी, कभी 3 हफ्ते की, कभी 7 महीने की, और ऐसे बार बार सरकारें बदलती रहती थी। इसके ऊपर उस टाइम पे मैक्सिमम जो पॉलिटिकल लीडर्स थे भारत में वो सोशलिस्ट थे, तो कोई बड़े रिफॉर्म के बारे में सोचना ही मुश्किल था। अब भारत में चाइना की तरह 1 पार्टी रूल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इन 20 सालों में स्टेबल गवर्नमेंट रही होती और उन्होंने ठीक से काम किया होता तो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर काफी अलग होते। भले ही हम चाइना जितनी बड़ी इकोनॉमी ना बन पाते, लेकिन इतना जरूर था कि आज हम ऑलरेडी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके होते और $10 ट्रिलियन की GDP बनाने की बात कर रहे होते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये बात आप इस ग्राफ से समझ सकते हो। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 99 से पहले भारत की GDP की ग्रोथ का जो ग्राफ था वो कितना स्लो है, जबकि 99 के बाद में जब स्टेबल गवर्नमेंट आई तो ये कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। अब भले 99 से 2014 के बीच में गठबंधन वाली सरकारें थी, लेकिन इन तीनों सरकारों ने अपना टर्म पूरा किया था।
और इस टाइमलाइन में भारत ने बहुत से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले रिफॉर्म, स्पेस प्रोग्राम, साइंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर स्कीम, ये बहुत सारी स्कीम शुरू की गई थी। जबकि 77 से 99 की कोalition सरकारें इतनी ज्यादा अनस्टेबल थी कि सिर्फ 22 सालों में हमने 10 पीएम देश के अंदर देख लिए। एक तरफ दुनिया इस फेज में टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो रही थी, कंप्यूटर, टेलीकॉम और इंटरनेट जैसे जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनके डेवलपमेंट को एक्सपीरियंस कर रही थी, ग्लोबल इकोनॉमी में बड़े बड़े रिफॉर्म हो रहे थे, और दूसरी तरफ भारत में हर 8-10 महीने में इलेक्शन हो रहे थे। भारत जैसे बड़े देश में चुनाव कराना कोई हंसी खेल की बात नहीं है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज होते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 51-52 का जो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन था उसमें 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2019 के इलेक्शन में 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और सिर्फ इसके 5 साल बाद जो इलेक्शन हुए 2024 के अंदर, उसमें 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 2024-25 के लिए अगर आप हेल्थ केयर का बजट देखोगे तो सिर्फ 90,000 करोड़ का है। अब आप समझ सकते हो कि जब हमारे देश में हर 8-10 महीनों में चुनाव हो रहे होंगे तो इसमें हमें कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा। और इसीलिए जो कुछ यूट्यूबर आपको बताते हैं ना कि कोalition की सरकार रहेगी तो देश बहुत अकाउंटेबल रहेगा, पार्टियां डरी डरी रहेंगी तो आपकी बातें सुनेंगी, ये सब फर्जी बातें हैं। देश में कोalition की सरकार देश को कमजोर करती है और देश का नुकसान करती है। 22 सालों तक रही इन गवर्नमेंट्स की पोअर परफॉर्मेंस के चलते भारत में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, करप्शन, पॉवर्टी, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी भी प्रॉब्लम थी वो 10 गुना बढ़ती चली गई और इसका इंपैक्ट हमें आज तक देखने को मिल रहा है। कोalition गवर्नमेंट से देश के अंदर कितना इकोनॉमिक लॉस हो सकता है ये 4 जून 2024 को ही हमने देख लिया था। जब मैक्सिमम एग्जिट पोल बीजेपी की क्लियर मेजॉरिटी दे रहे थे तो लोगों ने अपना खूब सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया और शेयर मार्केट 24,000 पे पहुंच चुका था। लेकिन 4 जून को जैसे रिजल्ट हुआ कि कोalition की सरकार बन रही है तो पूरा शेयर मार्केट क्रैश हो गया और उसमें इन्वेस्टर्स के 31 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पास्ट में रही कोalition गवर्नमेंट ने भारत की ओवरऑल ग्रोथ को कैसे इंपैक्ट करा और आज जिस तरह से करंट गवर्नमेंट बैकफुट पे नजर आ रही है तो एक्सपर्ट की बात सच होती दिख रही है कि आगे भी भारत को इसका कितना नुकसान हो सकता है। इसके ऊपर से जो करंट गवर्नमेंट है इसके बैकफुट पर होने से ऑपोजिशन पार्टीज अपनी चुनावी रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी रिजर्वेशन और कास्ट पॉलिटिक्स के इशू से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं और खुद बीजेपी भी धीरे धीरे इसका हिस्सा बनती जा रही है, जो एज अ कंट्री हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। बाकी ओडिन स्कूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार इन्हें चेकआउट जरूर करना।